अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्दू काज़मी और हमारे साथ कर्नल दिनेश जैन साहब हैं भारत से। बहुत शुक्रिया सर कि आज आ पाए, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। और सर हम अभी बात ही कर रहे थे, लास्ट जो हमारी बात हुई थी या जो हमने शो किया था उसमें हम अभी यही कह रहे थे कि क्या ये एमओयू जो साइन हुआ है कि कितने दिन चलने वाला है, लेकिन सर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो अभी फिर बंद कर दिया ईरान ने। तो क्या लग रहा है आपको? और दूसरा पाकिस्तान किधर स्टैंड कर रहा है? क्योंकि अभी तो सिर्फ मिठाइयां बांट ही रहे थे कि हमने सब कुछ करवाया है, कि सब कुछ सब उल्टा पड़ गया है। आपने तो पिछली बार मुझसे मुबारकें भी दिलवा दी थी उसको, शहबाज शरीफ जी को और जनरल नासिर मुनीर को, फिर को मुबारक जी का। तो लेकिन मैंने तब भी कहा था आपको कि चलो आप कहते हो तो दे देते हैं, लेकिन इसका कुछ होने वाला नहीं है। बहरहाल न्यूज तो यही है कि पाकिस्तान जो है उसने अपने आप को आउट किया या उनको आउट किया गया है इस टॉक के अंदर से। लेकिन आपके इशाक दर साहब जो है फॉरेन मिनिस्टर, वो कायरो में बैठे हैं, कॉर्ड को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया, अपना इजिप्ट, आपका पाकिस्तान और तुर्की। लेकिन बात यह है कि इन सब के बीच में जो एक ही बंदा ऑड है वो पाकिस्तान इटसेल्फ, बिकॉज ना तो तुर्की कुछ करने वाला है, इजिप्ट पहले से अमेरिका के इन्फ्लुएंस में है, और सो ही सऊदी अरेबिया। तो ये वहां पे होने क्या जा रहा है भगवान जाने। लेकिन आपके जो मोहसिन नकवी साहब हैं, जो कि कहते हैं कि जनरल मासिम मुनीर के सबसे खास आदमी हैं, वो पहुंच चुके हैं तेहरान, और उन्होंने 5 तो पहले विजिट कर चुके, 6ठी पे पहुंच गए। लेकिन डेफिनेटली ही इज ट्राइंग टू टॉक, और ये मैसेज भी आ रहा है कि फॉरेन मिनिस्ट्री जो है ईरान की, उन्होंने मैसेज दिया है कि अगाची साहब जो है फॉरेन मिनिस्टर ईरान के, वो डेफिनेटली आज रात को शायद वो लोग पहुंच रहे हैं स्विट्जरलैंड। और उधर से अमेरिका की तरफ से जो है वो स्टीव विटकॉफ और किंग कुशनर, ये कुशनर तो पहुंचे हुए हैं, स्टीव विटकॉफ वाज ऑन द वे। वो पहुंच रहे हैं। और साथ साथ में ये भी मैसेज है कि अगर चीजें पॉजिटिव रही तो जेडी बेंस भी वहां पहुंच जाएंगे। बहरहाल मुझे नहीं लगता कि जो पहुंच के वहां पे जो गुफ्तगू करने वाले हैं उसमें कुछ वो जो टेक्निकल इश्यूज 60 डेज वाले वो होंगे, बल्कि मुझे लगता है कि ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ना, एमओयू, ये ये मेमोरेंडम ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बनता जा रहा है। ये जो हॉर्मोज पे ले लो तो वहां पे बन रहा है। पहला इनके 5 क्लोज के ऊपर इनका अभी ऑब्जेक्शन आया ईरान का। जो आर्टिकल है 14 में से 5 आर्टिकल है। एक तो नंबर 1 आर्टिकल है जिसके अंदर ये था कि सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी जो है वो ईरान की और दूसरे देशों की भी रखी जाएगी, और अमेरिका और ईरान और उनके जो सपोर्टर्स हैं या दूसरी कंट्रीज हैं जो साथ में हैं, वो हर जगह सीज फायर कर देंगे। यानी उसमें लेबनान को इंक्लूड किया गया था। पर जैसा कि हमें पता है, कल शाम को 4 बजे अमेरिका ने बड़ी मेहनत करके कतर के साथ मिल करके और हिजबुल्लाह के बीच में और आईडीएफ, इजराइल की जो सेना है, उसके बीच में एक सीज फायर का करार कराया था। परंतु रात के टाइम पे, रात होते होते तक लगभग वहां पे 57 से ज्यादा लोग जो हैं वो जो मारे जा चुके हैं, और लगभग 140-150 लोग घायल हैं, और 100-150 के करीब, 100 से 150 के बीच में टारगेट्स हैं हिजबुल्लाह के, जहां पे अटैक हुआ है। और नाबते करके जो जगह है, नबाते, वहां पे उनका एक शहर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट इज काफिरसर करके है। और वहां पे एक पहाड़ी है मीडियम है हाइट की, जिसको ये बोलते हैं अली टक्का। वो पहाड़ी बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, वहां से डोमिनेंस बहुत जरूरी है लतानी नदी के थोड़ा सा पार से लेके इस पार तक का। और आईडीएफ को वो लेना ही लेना था, और वहीं पे गढ़ बना हुआ था हिजबुल्लाह का, जहां पे मेजोरिटी ऑफ अटैक्स गए हैं, और ये इतनी सारे कैजुअलिटीज वहां पे हुई हैं। बट बहरहाल इस सब की खबर के तुरंत बाद आज शाम को, अब से जब हम बात कर रहे हैं, अब से लगभग 3-4 घंटे पहले ही जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड है, आईआरजीसी, उन्होंने हॉर्मुज को बंद कर दिया। हॉर्मुज इज टोटली क्लोज ना। अब ये नहीं खबर है कि सारी शिप्स के लिए एकदम बंद कर दिया है, या फिर जो शिप्स को परमिशन दे चुके हैं 2 दिन पहले या आज दिए मॉर्निंग में, तो उनको पास होने दिया जा रहा है, या इट इज ए ब्लॉकेड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स एकदम से। तो इसका कोई खबर अभी तक आई नहीं। लेकिन सर हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो यही बताया जा रहा है कि सबके लिए बंद कर दिया है। वैसे ये न्यूज भी सर अभी जैसे 3 घंटे पहले या 4 घंटे पहले आनी शुरू हुई है, लेकिन सर ये इतने
ऐसे कैसे कंट्रीज जो है वो बिहेव कर सकती हैं कि उन्होंने एमओयू साइन किया, इतनी बात हुई क्या कुछ, उसके बाद ये लोग जिसे कहते हैं कि 6 डेज भी नहीं चले और विद इन 2-3 दिन के अंदर ही इन्होंने जो है दोबारा से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया गया और उससे डोनाल्ड ट्रंप भी ईरान के खिलाफ स्टेटमेंट देना शुरू हो गए। तो सर ये मतलब क्या तमाशा इन लोगों ने लगाया, उससे सर सभी को परेशानी होगी। देखिए आरजू, मुझे लगता है कि जैसे मैंने बोला आपको जोक सपाट की मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू जो है वो मेमोरेंडम ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बन चुका है, बिकॉज इन लोगों ने चीजें क्लियर ही नहीं की। देखिए एमओयू किस बारे में, एमओयू क्या साइन हुआ है? एमओयू ये साइन हुआ है कि जो ये 60 दिनों के अंदर, वो चाहे वो मुद्दा मिसाइल्स का है, हॉर्मोज का है, इनके जो हमास हिजबुल्लाह वगैरह करके जो ईरान के जो बाकी ये सपोर्टिंग यूनिट्स है या दूसरे देशों के अंदर ये प्रॉक्सीज हैं, ये हैं, या फिर मेन चीज न्यूक्लियर के बारे में, चाहे वो एनरिच यूरेनियम है, चाहे एनरिचमेंट के बारे में बातचीत है, ये सारे पॉइंट्स के ऊपर ये लोग आपस में नेगोशिएट करेंगे। ये सारे पॉइंट्स 14 पॉइंट्स में 14 आर्टिकल्स में आए हैं। अब इनको 5 आर्टिकल्स में सब प्रॉब्लम आ गई है ईरान को। पहला आर्टिकल तो यही था कि लेबनान के अंदर भी लड़ाई बंद होनी चाहिए और फायर नहीं होना चाहिए वहां पे, वो हुआ। दूसरा आर्टिकल जिसके ऊपर इनको ऑब्जेक्शन था वो था जो ये चाह रहे थे, वो था आर्टिकल नंबर 4, जिसके अंदर की अमेरिका को अपने ब्लॉकेड को हटाना था। फिर आर्टिकल नंबर 5 जिसमें हॉर्मोज को पूरी तरीके से खोलना था, जिसके अंदर ईरान ने एक शर्त लगाई कि 60 दिनों तक हम कुछ चार्ज नहीं करेंगे, ऐसा करके लगाया, और ये नहीं बताया कि 60 दिनों के बाद क्या होगा, और हॉर्मोज को खोल दिया। उसके बाद में 10 और 11, 10 के अंदर था कि जितनी भी सैंक्शंस लगी हुई हैं ईरान के अंदर अमेरिका के द्वारा या फिर यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा, भाई वो जो सैंक्शंस है, चाहे आपने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर लगाई हो, चाहे न्यूक्लियर के लिए लगाई हो, चाहे अभी हॉर्मोन्स के लिए लगाई हो, जो भी कह लीजिए आप, या मिसाइल्स के लिए लगाए हो, वो सारे के सारे आप लेना शुरू करेंगे वापस। लेकिन टाइम फ्रेम कोई नहीं था। और इसी के साथ साथ ये था कि जो $25 बिलियन ईरान का पूरे अमेरिका के अंडर में जो इनके असेट सीज किए हुए हैं उनको आप छोड़ देंगे। कुछ स्टेटमेंट आई थी बीच में कि एकदम से नहीं कोई छोड़ने वाला, आप पहले कुछ करके दिखाओ। लिहाजा देयर वाज ए गैप, देयर वाज ए वेरी गैप बिटवीन लिप एंड द कप। तो वो बीच के जो गैप था उसके अंदर उन्होंने डिसाइड नहीं किया। मेरा ये मानना है आरजू के जो अभी मीटिंग होने जा रही है, जहाँ पे कुशनर और विटकॉफ पहुंचे हैं और इधर से आगाशी जा रही हैं, हो सकता है कालीबाग भी साथ में जाए ईरानियन टीम के साथ में फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से। तो इनका पहले शायद जाके पहले ये डिसाइड करेंगे कि भाई जो हमने 14 पॉइंट बनाए हैं, इन पे हम आगे बढ़ेंगे तो किस सीक्वेंस में बढ़ेंगे। बाकी जो मेन जो इनकी नेगोशिएशन होनी है 60 दिनों में, वो तो टेक्निकल बाद की बातें हैं। तो पहले इसमें तो करें कि भाई आर्टिकल 1 में जो आप बोल रहे हो, अब बताइए, लेबनान के साथ में लेबनान के जो प्रेसिडेंट है वो ये कह रहे हैं, ईरान कौन होता है लेबनान को ये बोलने वाला, कि लेबनान के लिए ये बोलने वाला कि लेबनान पे ये अटैक ना करें या वो अटैक ना करें। तो क्या स्टैंडिंग रह गई? तो वहां से ये मुद्दा चल पड़ा। उधर से देखिए अमेरिका के अंदर इनके लेबनान के एम्बेसडर और जो इजराइल के एम्बेसडर है वो 4-5 मीटिंग कर चुके हैं, सीज फायर घोषित कर चुके हैं। एक मेन डिमांड उठ के आई है अमेरिका की तरफ से भी कि हिजबुल्लाह को डिसआर्म किया जाए। अब लतानी नदी के जो इस तरफ साउथ में जहां पे जाके अभी इजराइल जाके बैठ गया है आरजू, ये अगर देखा जाए 2006 की लड़ाई के दौरान में जब समझौता हुआ था यूनाइटेड नेशंस का, तो एक रिजोल्यूशन था 2017, उसके अंतर्गत पूरा लतानी नदी से लेकर के और नॉर्थ इजराइल तक जो लेबनान की सरकार है उसकी ड्यूटी थी कि हिजबुल्लाह उस इलाके में मौजूद नहीं होना चाहिए, किसी भी रूप में वो प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। पर वो नहीं कर पाए, उनकी चली ही नहीं, उनको हिजबुल्लाह सुनता ही नहीं उनकी। तो अब जाकर के ये लोग बैठ गए। लेकिन जो मुझे डाउट है वो ये है कि अभी ईरान जो कह रहा है कि आर्टिकल 1 के अंदर आप उनके ऊपर फायर नहीं कर सकते, ये तो एक बात हो गई, पर क्या ये इसके अंदर घुंडी मार के ये शर्त भी डालने वाले हैं कि जहां तक ये लतानी नदी तक बैठे हैं पहले इनको बाहर निकालो? तो अगर ऐसा कोई मुद्दा आ गया तो ये मामला और उलझ जाएगा। और देखिए ईरान जो है ना आरजू, बहुत ही चालाक नेगोशिएटर है। अब इन्होंने जो ना अमेरिका की वो हालत कर दी कि सांप के मुंह में छुचुंदर, खाएगा तो नामर्द, ना खाए तो नामर्द, खाएगा तो मर जाएगा। अब अगर मान लिया ये लेबनान के अंदर से ये डिसीजन लेते हैं कि इजराइल के खिलाफ चले जाते हैं, कि इजराइल के अगेंस्ट जाते हैं हम, और क्योंकि इजराइल मान नहीं रहा हमारे लेबनान पे अटैक करने से, तो
उधर इधर 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 जो है जनता जो है इजराइल की वो खिलाफ हो जाती है, और इधर जनता को खुश करते हैं कि नहीं हम कुछ नहीं कहेंगे, आप अटैक करो, तो इधर डील खराब हो जाती है। तो ये एक ऐसी कैच टू सिचुएशन में डाल दिया गया इनको, इनके समझ नहीं आ रहा कि किधर से हैंडल करें। और रही बात हॉर्मोज की, हॉर्मोज के बंद होने से डेफिनेटली डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रॉब्लम है आरजू, क्योंकि अगर सेनेट के अंदर, अमेरिकन सेनेट में, कांग्रेस के अंदर, अगर चाहे वो रिपब्लिकन्स थे चाहे डेमोक्रेट्स थे, उनके बीच में जब ये कहा जा रहा था कि बहुत गंदी डील हुई है, आपने नाक कटा दिया अमेरिका की, आपने तो खराब डील की है, एक ही पॉइंट था जिसको बार बार डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था कि हॉर्मोज को खोलना जरूरी था दुनिया के लिए। अब वो हॉर्मोज फिर बंद हो गया, अब क्या पॉइंट रह गया? बिल्कुल। लेकिन सर पाकिस्तान इस सब में कहाँ है? पाकिस्तान में तो सर अभी मिठाइयां ही बांट रहे थे हम लोग के जी, हमने तो कमाल ही कर दिया, कोई चमत्कार दिखा दिया। तो मतलब प्राइम मिनिस्टर, फील्ड मार्शल को और बाकी लोग फौज को इधर उधर सब मुबारकबाद। तो सर यहाँ पर पाकिस्तान के लिए तो बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गई है। नहीं, इतना भी एम्बेरस मत कीजिएगा आरजू, बिकॉज इन्होंने मेहनत तो बहुत की है, चाहे वो इस्लामाबाद टॉक से लेकर के और चक्कर लगाने पड़े हो तेहरान के, और या फिर अभी जैसे वो आपके शहबाज शरीफ भी सारे गल्फ कंट्रीज में सब में घूमे थे, सऊदी अरब से लेकर के, कतर से लेकर के और तुर्की तक। मेहनत तो बहुत की है इन लोगों ने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही मैंने जो पॉइंट पहले आपको बोला था कि आपकी ट्रस्ट वाला एक क्रेडिबिलिटी नहीं है। अच्छी बात है कि हमें मौका मिला कि हम अपनी छवि जो है वो जो सब लोग बोलते हैं कि 2/3 टेररिस्ट जो है पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं या फिर बाहर रहते हैं या सपोर्ट होते हैं, वैसी छवि से हटके अगर आप ये छवि बनाना चाह रहे हैं कि मेजर वॉर्स के अंदर पाकिस्तान जो है इट कैन बी ए फैसिलिटेटर और मीडिएटर, अच्छी बात है, बट लेकिन सर एक सेकंड, सॉरी सर आपकी बात काट रही हूँ, एक चीज और ऐड करना चाहूंगी सर। अगर हम ये क्रेडिट लेते हैं कि किसी चीज की सक्सेस का क्रेडिट अगर हम ले रहे हैं, तो सर फिर फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आ जाएगी। डेफिनेटली लेना पड़ेगा, डेफिनेटली लेनी पड़ेगी, और इसके अंदर है। देखिए मेरे को आप एक बात बताइएगा, अभी आपको शहबाज शरीफ कहाँ दिखाई दे रहे हैं? कहीं दिखाई दे रहे हैं क्या? ये मोहसिन नकवी कहां से आ गए? इंटीरियर मिनिस्टर क्या कर रहा है फॉरेन में? फॉरेन मिनिस्टर ठीक है घूम रहा है कायरो में, पर इंटीरियर मिनिस्टर क्या कर रहा है? सर ये तो पहले भी बहुत बार गए ईरान। तो मैं वही आपको कह रहा हूं, तो शहबाज शरीफ कहां है? तो इसका मतलब दे आर नॉट गवर्नमेंट और इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ शहबाज शरीफ, दे आर मिनिस्टर्स ऑफ जनरल आसिम मुनीर। दिस पाकिस्तान हैज टू अंडरस्टैंड, ये एक तरीके से आपका इनडायरेक्ट मार्शल लॉ चल पड़ा है। आप माने या ना माने वाला बात, आप माने या ना माने। लेकिन सर इससे अब क्या करेंगे ये सर? अब ऐसे में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, किस तरफ जाएंगे अब ये? अब तो मैं तो समझता हूँ पहले अपने अंदर ही चले जाए। बलूचिस्तान के अंदर प्रॉब्लम इतनी बढ़ चुकी है कि इनके लिए मुश्किल होने जा रही है। दुरंत लाइन के ऊपर इन्होंने पंगा ले लिया है, और अमेरिका को खुश करने के लिए ईरान के साथ में कहीं वो अफगान तालिबान ना चलाए। पिछली बार मैंने आपको बताया था, इनको बुलाया गया था म्यूनिक में सिक्योरिटी मीटिंग के अंदर, और बोला जाकर के वहां पे अपने तैयारे भेजो, F-16 भेजो, उड़ा दो वहां पे, और इनको लड़ाई में उलझा लो, अपने साथ में उलझा लिया। लेकिन इनको इनसे हटोगे कैसे? और उधर खैबर पख्तूनख्वा आप देख ही रहे हो, और रही सही कसर पीओके और गिलगिट में पूरी हो गई। तो बाहर का तो बाद में मसले सुलझाओ ना यार, पहले अपने तो सुलझा लो। अब कहीं ऐसा ना हो कि बाहर के सुलझाने में उनको बुलाना पड़े अपने अंदर वाले सुलझाने के लिए। अंदर बहुत बुरी हालत है। लेकिन सर यहाँ पर इस वक्त तो ट्रम्प के लिए भी मुश्किल है और ईरान के लिए भी सर, ये कोई आसान चीज तो नहीं होगी कि दोबारा से ब्लॉक कर देना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को। और इसका मतलब ये कि सब जगह फ्यूल प्राइस जो कल कम हुई है पाकिस्तान में और कई दूसरी कंट्रीज में, क्या एक बार फिर बढ़ जाएगी? देखो अर्जुन, मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको कि ईरान भी लड़ाई नहीं चाहती। ये बात आप हमें समझ में रखनी पड़ेगी। अगर ईरान लड़ाई चाहता तो ये कार्रवाइयां नहीं हो रही होती, नहीं होती। आज भी वो भेज रहा है बंदों को ना, आज भी इस सब के बावजूद भी भेज रहा है। हाँ, ही इज ट्राइंग। ईरान एक बहुत ही चालाक नेगोशिएटर बनने की कोशिश कर रहा है, जो करता भी उसकी नेगोशिएशन बहुत चालाक और बड़े पीसफुली करता है। यही कारण तो है कि डोनाल्ड ट्रंप को झुका लिया इन्होंने। इतने दिनों तक इन्होंने घास ही नहीं डाला इस्लामाबाद टॉक से लेके, इतने धीरे धीरे चले ये अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर, बहुत आराम से, बहुत पीसफुली, और इसीलिए चल रहे आगे। पर चाहते तो ये भी हैं,
आप देखिए ना इनकी ये अभी उधर से कुर्द के लड़ाके जो हैं नॉर्थ से अंदर घुसना शुरू हो गए। ये कहाँ चाहते हैं कि इतनी तबाही यहाँ पे अंदर हो जाए? पहले ही कम तबाही हो रखी है कि बोल नहीं रहे, अलग बात है, हो तो रखी है। तो ये भी चाहते हैं कि हो जाए, लेकिन अब इसके अंदर मतलब मैक्सिमम गेन्स कैसे निकाली जाए, इसमें ईरान माहिर है। और मुझे लगता है कि जैसे मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, दोनों के दोनों पार्टियों की रेड लाइंस यानी अपने अपने मुद्दे वहीं के वहीं खड़े हैं। सिर्फ ये एक दूसरे को ही धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, उसको घुमा घुमा के बातों को कर रहे हैं, उस अपनी पोजीशन से हट नहीं रहे हैं, कोई भी नहीं हट रहा है। तो लिहाजा इसका रिजल्ट क्या होगा? मेरे को तो एक चीज लगती है अर्जुन, इफ यू परमिट मी, कि ईरान को अच्छी तरह से पता है कि 60 दिन अगर गुजर जाते हैं तो जुलाई गया और अगस्त गया, राइट? अक्टूबर के अंदर नेतन्याहू के इलेक्शन है और नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप। तो क्या उस स्टेज के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप, जब इलेक्शन इतने क्लोज होंगे, 60 दिनों के बाद, ये भी है कि एक्सटेंडेबल है, चलो मान लिया 1 महीने का और इन्होंने आपस में म्यूचुअल एक्सटेंड कर लिया इन टॉक्स को, तो आपका अक्टूबर पहुंच गया। तो क्या 1 महीना पहले इलेक्शन से डोनाल्ड ट्रंप विल टेक चांसेस टू अटैक ईरान अगेन? आई डाउट इट, आई डाउट इट। तो हो सकता है ईरान के दिमाग में ये चल रहा हो कि यहां तो फंसा ही दिया इनको, फ्यूचर के लिए 60 दिन के बाद में इनके लिए एक और बॉम्ब शेल तैयार कर रहे हैं। लेकिन सर डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको तो अभी भी बताया जा रहा है कि अमेरिका में उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो काफी हद तक डैमेज हुई है, और उसमें रीजन ईरान वॉर ही बताई जा रही है। हाँ, तो उसको कवर करने के लिए उन्होंने एक बहाना ढूंढा था ना, हॉर्मुज़ का, वही मैंने बताया आपको। चाहे रिपब्लिकन्स थे, चाहे कांग्रेस थे, चाहे इनके जो अपोजिशन डेमोक्रेट्स हैं वो हैं, या पब्लिक कह लीजिएगा कि भाई मुझे करना पड़ा बिकॉज हॉर्मुज़। देखिए, ये हॉर्मुज़ का किस्सा तो देखा जाए तो ये बना है, पहले नहीं था ना, बना है। पहले 4 पॉइंट्स थे अमेरिका के पास में। लोग कह रहे हैं कि रिजिम चेंज की बात कर रहे थे, मैं कह रहा हूं कि रिजिम चेंज तो छोड़िए, चलो इनका पॉलिसी रहा होगा, लेकिन मेन चीज इनका न्यूक्लियर भी था, इनका मिसाइल सिस्टम भी था, इनके प्रॉक्सीज भी थे, और ये हॉर्मुज़ कहीं नहीं था। हॉर्मुज़ तो बाद में ईरान ने उसके स्ट्रेटेजिक गेम खेल करके बना दिया है और इनके गले की हड्डी बना दिया। अब उस हॉर्मुज़ के बहाने ही डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि मैंने ये लड़ाई लड़ी है और हमने ये डील करी है। लेकिन अगर ये हॉर्मुज़ ही बंद हो गया तो सोचिए अब इसके पास क्या जवाब होगा। दूसरा, क्या इजराइल लेबनान से बाहर निकलने के लिए राजी होगा? आई डाउट इट। नहीं सर, इजराइल मुझे तो नहीं लगता इनकी बात सुनेगा। और इस वक्त भी जो ये एमओयू साइन हुआ है या किसी किस्म का भी कोई एग्रीमेंट या बातचीत होती है, डायलॉग होता है, उसमें ये इजराइल को तो शामिल ही नहीं करते। सर, जो यहाँ पर इस्लामाबाद टॉक्स हुआ था उसमें भी इजराइल नहीं था, तो बिना इजराइल के सर ये रिजल्ट निकालेंगे कैसे पॉजिटिव? मेरे को ये लगता है आरजू के जो विजिट हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का भी G7 के अंदर, तो इनकी काफी बातचीत हुई है इस मसले पे। तो जो G7 के अंदर जो यूरोपियन देश थे या नेटो कंट्रीज थे, हालांकि स्पेन की आपको पता ही है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के खिलाफ एक उटपटांग स्टेटमेंट देके डोनाल्ड ट्रंप ने अपना मजाक बनवा रखा है। ही इज वेरी गुड एट इट, कुछ भी बोल देता है। लेकिन वहां पे जो सीरियस बात हुई थी वो ये थी कि हॉर्मुज़ को खुलवाना सबकी मजबूरी है, यूरोपियन कंट्रीज की भी मजबूरी। आपने देखा उस टॉक के दौरान ही मैक्रो ने कह दिया था कि फ्रांस ने अपने फ्रेगेट्स भेजने शुरू कर दिए, चल पड़े हैं, यूके ने अपना शिप्स भेजना शुरू कर दिया है, और इनके जो बाकी एयर बेसिस वगैरह हैं मेडिटेरियन के अंदर साथ में, वहां पे सारे एक्टिव हो रखे हैं। तो अगर ईरान ने ये सिचुएशन हॉर्मुज़ की ज्यादा आगे खींची तो ये मामला सिर्फ ईरान, इजराइल और अमेरिका का नहीं रह जाएगा, इसके अंदर नाटो आएगा, और साथ ही साथ में आएंगे आपके GCC, जो आपके गल्फ के कोऑपरेटिव काउंसिल के 8 देश हैं, क्योंकि उनमें से कोई भी नहीं पसंद करता, ना एग्री करेगा कि ईरान यहाँ पे अपना कोई टोल टैक्स लगाए या कोई सर्विस चार्ज करे, चाहे वो एनवायरमेंट के नाम पे चाहे कुछ, और वो भी खासकर ओमान के साथ मिलकर। ये तो कोई एग्री करने वाला है ही नहीं। तो इसका मतलब दे विल आल्सो ज्वाइन। तो फिर यहां हंगामा होगा हॉर्मुज़ के नाम पे। तो अमेरिका जो है हॉर्मुज़ के नाम पे G7 से ये चीजों को इनिशिएट कर चुका होगा अब तक मेरे हिसाब से। गल्फ कंट्रीज पहले से उसके बारे में बिल्कुल क्लियर है, और अभी अगर ये बोलता है ईरान कि हम वहां पे डी माइनिंग भी नहीं होने देंगे, हम ये भी नहीं करने देंगे, हम वो भी नहीं करने देंगे, तो मामला थोड़ा सीरियस हो सकता है अगर नेटो इसके अंदर कूद गया तो। हालांकि सर इस वक्त भी मामला जो है काफी हद तक खराब ही लग रहा है, इसलिए कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ना खोला और दोबारा से
ऑयल की शॉर्टेज और सब कुछ हो गई तो नई प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ सकती है। जैसे पाकिस्तान ने कल ही अनाउंस किया अपने कुछ प्राइस वगैरह कम किए, तो वापस इनको दोबारा प्राइस बढ़ानी पड़ सकती है अगर अगर यही हाल रहा तो, क्योंकि तो बिल्कुल ये तो एक वीक भी नहीं चले। डेफिनेटली बढ़ेगी, डेफिनेटली बढ़ेगी, बिल्कुल ऐसा ही है। बट हमें सिर्फ ये देखना, और जो भी ये देखना ये है कि ये जो स्विट्जरलैंड के अंदर ये सब लोग जा रहे हैं, उधर से अमेरिकन टीम पहुंची, इधर से इनकी डेलीगेशन भी अब रीच कर रही है, तो कल का वेट करते हैं कि कल ये लोग जो, क्योंकि मेरा मानना पक्का है ये अब ये जो 14 पॉइंट्स की जो इनके पॉइंट्स आर्टिकल्स के जो पॉइंट्स है ना इनके, इन पे कैसे स्टेप लेने हैं उस पर डिस्कशन होएगा इनका, दे विल बी डिस्कसिंग ऑन दैट। तो लेट देम डिस्कस, इसके ऊपर कोई रास्ता निकलता है कि नहीं। मुझे लगता है कि जब तक इजराइल और लेबनान का किस्सा है, आर्टिकल 1 तो इनसे सुलझने वाला है नहीं सुलझ पाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही सर, एग्जैक्टली सर। तो सर बिल्कुल इसके ऊपर सर हम बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच कि आपने आज ज्वाइन किया, और जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी सर मैं आपको दोबारा रिक्वेस्ट करूंगी डेफिनेटली। थैंक यू सर, थैंक यू।